तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो कैसे आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, दिवाली की तैयारियां भी चल रही होंगी। तो इसी के साथ हम लोग लेकर आए कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट 3, जिसमें हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जी हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया था। सारे कॉन्सेप्ट हमने वन शॉट वीडियो में कवर किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो चलिए बगैर किसी टाइम के गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर शिवलाल अग्रवाल के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, ये क्वेश्चन कौन सा है मैं बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, आपकी न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 10 होगा। ठीक है, और थोड़े से कॉन्सेप्ट इनके जो है वो कई जगह पर लैग कर जाते हैं। ये लोग एनसीईआरटी बेस्ड नहीं बताते, सॉल्यूशन को बहुत शॉर्टकट में दिखा देते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ऑल्टर करा सकता हूँ इनके आंसर्स को, मे बी, क्योंकि आंसर्स जो बुक में दिए हैं खासकर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इन्होंने काफ़ी कुछ गलत किया है, जैसा कि मैंने देखा। तो चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। हेडिंग क्या डालोगे आप? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, हमारे ये वीडियो सभी उन 12th और 11th स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर आ रहे हैं, साथ में ग्रेड 1 टीचर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर आप सीयूटी के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको मैंने जैसे बताया था कि आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किन दो चीज़ों का याद रखना है। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के साथ में मैं आपको थोड़ा सा मेमोनिक्स बता देता हूँ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कैसे याद रखना है। देखो भाई, अगर आपने परचेज किया, परचेज ऑफ जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं, या मैं इनको बोलूँ नॉन करेंट एसेट्स हैं उनको, प्लस अगर आपने परचेज किया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, पैसा जाएगा, इससे पैसा जाएगा, पैसा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने इनको सेल किया, ठीक है, इन्हीं को सेल कर दो आप, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स प्लस सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, पैसा आएगा। क्या होगा आपके पास? पैसा आएगा। ठीक है, पैसा इन होगा। दूसरी चीज, इन पर तीन चीजें मिल सकती हैं आपको। अगर आपने इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है तो इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, ठीक है, डिविडेंड रिसीव हो सकता है, और आपको रेंट रिसीव हो सकता है। ये तीन चीजें, बस इतना सा याद रखना है आपको, बन गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां पर सबसे पहले आपने देखो भवन का परचेज किया, तो आप क्या लिखोगे? परचेज ऑफ बिल्डिंग। आपने बिल्डिंग कितने की परचेज की है गाइस? 3 लाख रुपए की। पैसा आएगा या जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था पैसा जाएगा। भूमि का विक्रय किया है, सेल किया है, तो इससे पैसा आएगा। थोड़ा सा हम लाइन छोड़ देते हैं, और भी हमने कुछ खरीदा है क्या? हाँ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल ऑफ लैंड। कितने का हमने सेल ऑफ लैंड है? 1 लाख रुपीज का इनफ्लो हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज हमने ये परचेज किया है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं सीधा। कितना परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है? 4 लाख रुपए का है। ठीक है, और कुछ है? नहीं, एक और है। पुरानी प्रतिभूतियों में प्रीमियम पर विक्रय, सेल ऑफ ओल्ड सिक्योरिटी विद प्रीमियम, 2 लाख रुपए में बेची हुई है। तो सेल ऑफ ओल्ड इन्वेस्टमेंट कितने का? 2 लाख रुपए पे हमने सेल कर दिया है। ठीक है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव है, बिल्कुल, एक और चीज है इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखिए भाई, कितना इंटरेस्ट रिसीव हो गया? 20,000। तो यहां पर टोटल 7 लाख रुपए गया और 3,20,000 रुपए आया। तो टोटल आपका नेगेटिव कितना हो जाएगा? 3 लाख। 3,80,000 रुपए का आंसर नेगेटिव में आएगा। और इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये रहा आपका शिवलाल अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 10, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न सूचनाओं से विनियोग से क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। भवन के एक हिस्से का लाभ पर विक्रय, आपने 8 लाख रुपए का सेल कर दिया। दूसरा है प्लांट का भाग जिसका मूल्य 12,000 था, उसे 2,000 के लाभ पे बेचा, तो 12 + 2 14,000 रुपए में बेचोगे आप। 14,000 रुपए का इनफ्लो हो जाएगा। भवन का एक हिस्से का विक्रय किया, ये भी इनफ्लो हो जाएगा आपका। प्लस 6 लाख रुपए के विनियोग को 30,000 रुपए की हानि पे बेचा, मतलब 5,70,000 रुपए में आपने इसको सेल कर दिया, ये भी प्लस हो जाएगा। लाभांश की प्राप्ति हुई 50,000 रुपए, ये भी आपको प्लस हो जाएगा। सब कुछ आपको जोड़ना ही तो है, कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास जितना भी होगा कैश इनफ्लो होगा। तो चलिए मैं टाइम गवाए बगैर फॉर्मेट के लिख देता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। ठीक है,
यहाँ पर आपको बस सबसे पहले क्या, सेल ऑफ, सारा पैसा आया ही है, सारे इनफ्लोज ही हैं। सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग, कितने की बिल्डिंग सेल की, 8 लाख रुपए की। लाभ पर करो लॉस पर करो, आएगा तो पैसा ही, जितना आएगा बस वो लिखना है। प्लांट का एक हिस्सा, हमने दूसरा हिस्सा क्या किया है, सेल ऑफ प्लांट। अब बस आपको इतना याद रखना है कि 12,000 का प्लांट था जिसको आपने 2,000 के लाभ पर बेचा है, तो आपके पास पैसा कितना आएगा, आपका जितना पैसा आए बस वो लिखना है, 14,000 रुपए आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसे 30,000 के नुकसान पर बेचा है, तो भाई 6 लाख रुपए में से 30,000 रुपए आप माइनस करेंगे तो कितना पैसा आएगा, 5,70,000 रुपए, ये भी इनफ्लो हो गया। लाभांश की प्राप्ति हुई, अगला क्या मिल गया हमको, डिविडेंड। भाई शेयर खरीद के रखोगे तो आपको डिविडेंड रिसीव हो जाएंगे, तो कितना डिविडेंड रिसीव हो गया आपके पास, 50,000 रुपए का डिविडेंड। बस टोटल कर लीजिए, 8 5 13, 14,20,000 और 14,34,000, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 14,34,000 रुपीज आपके पास। यहां पर क्या लिखोगे आप, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि एक कंपनी ने आपको, हो सकता है फॉन्ट थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो आप अपनी बुक का सहारा ले सकते हैं, या मैं पेजेस को जो है थोड़ा सा जूम कर दूंगा अगली बार से। तो यहाँ पर लिखा है कि एक कंपनी ने 3 लाख रुपए की अंशों को जारी किया। अ कंपनी इशूड, अब यहाँ पर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, अच्छा वो पूछ रहा है विनियोग क्रिया यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन वो बोल रहा है कि इशू करना, तो इशू करना याद रखना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। अ कंपनी इशूड शेयर वर्थ ₹3 लाख ड्यूरिंग द ईयर ऑफ कंपनी इन्वेस्टेड 6 लाख इन शेयर। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का ये 6 लाख रुपए हमारे लिए इनफ्लो हो जाएगा, हमें बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी टारगेट करनी है, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी 6 लाख रुपीज। परचेज ऑफ प्लांट 9 लाख रुपए, ये हमारे पास से आउटफ्लो हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। दूसरी चीज, इट रिसीव ऑन पास इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपए, ये भी आपके पास पॉजिटिव इन्फ्लो हो जाएगा। कंपनी सोल्ड एन ओल्ड मशीन हुज बुक वैल्यू, जिसकी 79 की बुक वैल्यू थी, लॉस की, उसको 10,000 के लॉस पर बेचा, यानी 69,000 रुपीज में हमने सेल कर दिया उसको। कैलकुलेट द, बड़ा सिंपल है, हेडिंग क्या होगी, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम, कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, आपके पास, आपको ध्यान देना है, आपने परचेज किया वो आउटफ्लो हो जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने के इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किए 6 लाख रुपीज की, ये आपके पास से पैसा जाएगा। दूसरा आपने क्या किया, 9 लाख रुपीज से इट शेयर्स एंड परचेज प्लांट, प्लांट भी आपके पास से इनफ्लो है। परचेज ऑफ प्लांट 9 लाख रुपीज का आपने प्लांट भी क्या कर दिया, परचेज कर लिया, ये भी आपके लिए इनफ्लो हो जाएगा। इट रिसीव डिविडेंड ऑन पास्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिविडेंड रिसीव हुआ, ये आपके लिए इनफ्लो हो जाएगा। तो डिविडेंड कितना रिसीव हुआ आपके लिए, डिविडेंड रिसीव हुआ 70,000 रुपए का, ये आपके लिए इनफ्लो। और दूसरी चीज, सेल ऑफ, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉस पे बेचा है, बस आप ये देखो कि किसी भी चीज को लॉस पे बेचो या फायदे पे बेचो, पैसा तो आपके पास आएगा ना, बस आपको ये देखना कितना आएगा। तो भाई 79 की बुक वैल्यू थी, आपने उसे 10,000 के लॉस पे सेल कर दिया, तो 69,000 का आपके पास पैसा आएगा। और ये क्या था, ओल्ड मशीन, सेल ऑफ मशीन, ठीक है, 69,000 रुपीज आपके पास आ जाएगा। बस ये 4 आइटम थे, 4 आइटम आपके पास आएंगे। तो 9-6 आपका 15 लाख रुपए का आउटफ्लो हो गया, ठीक है, 15 लाख रुपए का आउटफ्लो हो गया, और ये लगभग कितना हो जाएगा, 1,30,39,000 का 1.39 लाख का आपके पास से आउटफ्लो हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13,61,000, यस, 13,61,000 का कैश नेगेटिव, यानी कि कैश यूज्ड इन, क्या हुआ है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, जहां पर हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी मैं आपको यहां पर लॉजिक बता देता हूं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको क्या ध्यान में रखना है कि पहले इनफ्लो होता है, और इनफ्लो किन चीजों की, फर्स्ट इनफ्लो देन आउटफ्लो, इसीलिए तो लोग उधार मांग लेते हैं और बाद में पैसे को चुकाने में डरते हैं। तो पहले इनफ्लो होता है, इनफ्लो किन चीजों से होता है, इशू किया आपने, इशू ऑफ शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स, एक साथ लिख रहा हूं, इशू ऑफ शेयर डिवेंचर बॉन्ड से पैसा आता है। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन हिंदी में बोले तो शोधन, रिडेम्पशन ऑफ शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स। यहां पर रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स यूज किया जाता है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसके अलावा अगर आपने कोई लोन लिया, रेज लॉन्ग टर्म बोरोइंग या फिर प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग,
अगर इनका आप रीपेमेंट करते हैं तो पैसा जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग एज वेल एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, पैसा चला जाएगा आपके पास से। इसके अलावा इन तीन दोनों चीजों को होल्ड करके रखते हैं, आपने शेयर इशू कर रखे हैं या लोन ले रखा है, तो आपके पास से क्या जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा। इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट पेड या फिर डिविडेंड पेड, बस इतना आपने याद रख लिया, हो गई फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या हमारे पास दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। भाई बारिश शुरू हो गई है यहाँ तो, ठीक है। अब ये मत पूछना कहाँ पर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आपने पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए साधारण अंश, इक्विटी शेयर्स आपके पास पिछले साल 4 लाख के थे, 5-25 के हो गए, हमने क्या किया होगा, इश्यू किया होगा, तभी तो बढ़े ना। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कितने के बढ़ गए आपके पास, 5 लाख से 5-25 के हो गए 4 लाख से, तो 1,25,000 पैसा आया होगा। पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर्स 550 से आपके 4 लाख हो गए, तो इनका रिडम्पशन किया होगा, इनको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने के, 1,50,000 रुपए का हमने रिडम्पशन कर दिया, ये हमारे पास से पैसा चला जाएगा। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है फिलहाल में, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। दूसरा 12% डिवेंचर, आपके 3 लाख से कितने हो गए, 4 लाख हो गए, ठीक है, 3 लाख से 4 लाख हो गए, तो ये भी हमने क्या किया होगा, इशू किया होगा। इशू ऑफ 12% डिवेंचर, ठीक है, इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स कितने, 1 लाख रुपए के हो गए यहाँ पर आपके पास, ये भी आपके पास पैसा आ जाएगा। वित्तीय क्रियाओं से, अब इन्होंने तो सीधा आंसर ही दे दिया है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैं गलती की बात कर रहा था, 12% डिवेंचर है, तो आपको इस पे अज्यूम करना होता है कि हमने इंटरेस्ट पे किया होगा, बाय डिफॉल्ट हम ओपनिंग पे करते हैं। एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट दिया है, बट शिवलाल जी ने ये कॉन्सेप्ट इग्नोर किया है, इन्होंने ये माना है सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज से पता कर लो, इशू किया, रिडम्पशन किया। भाई अगर 12% का रेट है तो डिवेंचर पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी होना चाहिए था, लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को लिखता हूँ तो आंसर गलत आएगा, ठीक है, नहीं लिखता हूँ इतना ही कर लेता हूँ तो आंसर ठीक आ जाएगा, बट वो गलत है। एनसीईआरटी में क्या अज्यूम किया गया, अगर डिवेंचर्स पर भाई लाइबिलिटी ऐसी होती है, फिक्स होती है, आप मान सकता हूँ कि प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड नहीं दिया होगा, हो सकता है लॉस हुआ हो सकता है वो क्यूमुलेटिव हो या नॉन क्यूमुलेटिव हो, कुछ भी हो सकता है, बट डिवेंचर पर तो फिक्स लाइबिलिटी होती है ना। तो यहाँ पर 3 लाख पर जो 12% इंटरेस्ट होगा, वो 3 लाख का 12% कितना होगा, 36,000, तो मेरा जो आंसर आएगा वो इनसे 36,000 रुपए कम आएगा। अभी आप देख रहे होंगे 2 25 में से 1 50 घटा दे, 75 आंसर आता, बट अब इसमें से 36 आप और माइनस कर दीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, 75 माइनस अगर हम 35 करते हैं तो 40 आता, एक और माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आएगा 39, मेरा आंसर आएगा 39, इनका आंसर आ रहा है 75। मैं इसको क्या बोलूंगा, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो फ्रॉम, पॉजिटिव आंसर आया है, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये हो गया हमारा कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो आंसर को मत ढूंढिएगा, आंसर नहीं आएगा, और आंसर आएगा तो कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास शेयर कैपिटल दे रखी है 6 लाख से 10 लाख, 4 लाख रुपए इशू की होगी, कैश क्रेडिट दे रखा है 1 लाख से 50,000, 50,000 रुपए रेज किया होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50 से 95 हो रहा है, 45,000 हम लोगों ने जो शेयर इशू किए उन पे हमको सिक्योरिटी प्रीमियम मिला होगा, 10% डिवेंचर दे रखे हैं 5 लाख से 2 लाख, यानी कि 3 लाख का रिडम्पशन कर दिया होगा। लाभांश का भुगतान किया गया है, कितना भुगतान किया गया, 40,000 का भुगतान किया गया, ये हमारे पास से आउटफ्लो हो जाएगा। नगद साख पर ब्याज दिया गया है, ये इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट है, ये भी आउटफ्लो हो जाएगा। ऋण पत्रों पर ब्याज दिया गया है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रॉपर दिया है क्योंकि इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम क्या बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये आपने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। आपने लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहां पर आपने डाल दिया पर्टिकुलर, ये हो गया आपका अमाउंट। अब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपने शेयर इशू किए, इशू ऑफ शेयर कैपिटल है कितना, 10 लाख माइनस 6 लाख, तो 4 लाख रुपए आपके पास पैसा आएगा। दूसरी चीज, इंक्रीज इन कैश क्रेडिट, इंक्रीज इन कैश क्रेडिट, भाई कैश क्रेडिट भी हमारे पास पैसा आएगा, कितना लेकर आएगा पैसा, 50,000 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम, इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व बोला है, वैसे रिजर्व वर्ड यूज नहीं करते हैं लेकिन इन्होंने बोला है तो हम लगा देते हैं, 45,000, ठीक है। इसके बाद डिवेंचर्स का रिडम्पशन किया जा रहा है, यहां से आउटफ्लो शुरू हो जाएंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यहां से सारे नेगेटिव आइटम्स, डिवेंचर्स का रिडम्पशन कितना हो रहा है, 3 लाख रुपए का हो रहा है, ये नेगेटिव
दूसरा, लाभांश का भुगतान किया है। डिविडेंड हमने क्या किया है, यहाँ पर डिविडेंड पेड किया है। कितना डिविडेंड पे किया है, हमारे पास से 40,000 का डिविडेंड गया है, पैसा जाएगा। हमने इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, कितना इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट दिया है, 15,000 का कैश क्रेडिट पे इंटरेस्ट पे कर दिया। एंड लास्ट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, कितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, 50,000 का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, ये आपने पे कर दिया, ऋण पत्रों पर ब्याज। बस खत्म, इतना ही था। अब आप बस इनफ्लो आउटफ्लो को मैच कर लीजिए। इतना भी हमारा 5,50,000, ये लगभग 495 का इनफ्लो हो रहा है, और आउटफ्लो कितना हो रहा है, 40, 15, 55, 1,05,000, 4,05,000, 4,05,000 का हमारे पास से पैसा जो है वो जा रहा है। तो ओवरऑल कितना अमाउंट आएगा हमारा, आंसर ही नहीं दिया, एक बार फिर भी देख लेते हैं। 90, 1,05,000, 4,05,000, और ये कितना हो रहा है, 495, बिल्कुल। तो 90,000 का हमारे पास से क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो फ्रॉम, पॉजिटिव है बिल्कुल, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 90,000 रुपीज हमारे पास कैश आ जाए। ठीक, जो क्वेश्चन प्रॉपर दिया था उसका आंसर नहीं दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। आंसर दिया तो नहीं है, ऐसा तो नहीं मुझे को ना दिख रहा हो, ठीक है। ये 14 ही था ना, हाँ 14 ही था, ठीक है। तो ये आपने 14 क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर क्या है, 31 मार्च 2022 को निम्न शेषों से वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण बनाइए, या रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। तो हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी से वही कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखना है। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर लिखना होगा अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल 350 से 450 हो रहा है, तो हमने क्या किया होगा, इशू किया होगा। आप इसको, हाँ मैं एक दूसरा फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इनफ्लोज अलग लिख सकते हैं और नीचे आउटफ्लोज को अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहला है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, कितना शेयर कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है, 1 लाख रुपीज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां से आप कंपेयर करेंगे 21, 22। दूसरा, पूर्वाधिकार अंश 250 से 150 हो रहे हैं, तो इनका क्या किया होगा हमने, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंशों का अलावांश भुगतान किया गया, देखो यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, ठीक है। दूसरी चीज, साधारण अंशों का अंतरिम लाभांश चालू वर्ष के अंत में 10% से दर से किया गया है, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वाज पेड 10%, ठीक है, ये भी है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वाज पेड, ये भी है। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन प्रीमियम 6% ऑन 31 मार्च, हाँ ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमने यहाँ पर 250 से 1 लाख रुपए का जो हमारा इंटरेस्ट प्लस 1 लाख रुपए का 6%, कितना हो जाएगा, 6,000। प्रेफरेंस शेयर्स पर रिडीम एट 6%, तो 1 लाख का 6%, यहाँ पे देख सकते हैं आप 250 से कितना हो रहा है, 150, 1 लाख का रिडम्पशन तो हुआ है, लेकिन 6% प्रीमियम पे, तो यानी पैसा कितना गया हमारे पास से, 1,06,000 रुपए गया। दूसरी चीज हमें और क्या ध्यान रखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बढ़ रहा है, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना बढ़ रहा है, 1,20,50, 70,000 रुपए बढ़ रहा है, ये इनफ्लो हो गया। डिवेंचर्स भी हमारे पास 50,000 रुपए से बढ़ रहे हैं, तो हमने क्या किया होगा, इश्यू किया होगा, इश्यू ऑफ 12% डिवेंचर्स, ठीक है। तो डिवेंचर्स 12%, आप कितने, 50,000 रुपए से बढ़ रहे हैं, ये भी इनफ्लो हो जाएगा। अब अतिरिक्त सूचनाओं का पूरा पूरा उपयोग कर लेते हैं। साधारण अंशों पर अंतरिम लाभांश चालू वर्ष के अंत में, चालू वर्ष के अंत में 31% की दर से किया गया, यानी हम किस पे देंगे इंटरेस्ट, 4.5 लाख रुपए पे देंगे। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, करेंट ईयर के एंड में वाज पेड, लेकिन करेंट ईयर के एंड में अब ये डिविडेंड शेयर नए अंश, हाँ ये दे दिया, 4th पॉइंट, न्यू शेयर्स ऑन डिवेंचर्स वर इशूड ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर करेंट ईयर। अब भैया ये जो यहाँ पर 1 लाख रुपए, जो 4.5 लाख से, जो 3.5 लाख से हमारे शेयर 4.5 लाख हुए, ये किस डेट को हुए, 31 मार्च को ही हुए, और 31 मार्च को जब हुए होंगे तो हमने इंटरिम डिविडेंड किस पे दिया होगा, 3.5 लाख रुपए पे, क्योंकि वो आज ही इशू किया, आज इशू करने वालों का तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है।
भाई उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, हमारे पास रजिस्टर में उनके नाम ही नहीं चढ़े होंगे, तो जिनके नाम चढ़े होते हैं उनको इंटरिम डिविडेंड मिलता है। इस पर बड़ी लंबी कहानी है, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कभी हम बताएंगे। इंटरिम डिविडेंड 3.5 लाख रुपए पे कितना दिया जाएगा, क्वेश्चन में कितना बोला है 10%, तो कितना हो जाएगा 35,000। प्रेफरेंस शेयर्स पर भी डिविडेंड दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन 31 मार्च 2022 को ही हुआ है, तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स जो हमारे ओपनिंग थे उस पर दे दिया जाएगा, क्योंकि रिडम्पशन आज ही हुआ है, और डिविडेंड उन पर पूरा पूरा दिया जाएगा। कितने परसेंट थे 12%, तो कितना होता है 10% 2500 और 25 दूनी 50, तो 30,000 हो जाएगा। ये भी गया, ये भी गया, ठीक है। तो साधारण अंशों पर अंतरिम ब्याज हमने ये दे दिया, पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश का भुगतान हमने कर दिया, पूर्वाधिकार अंशों का प्रीमियम पर रिडम्पशन कर दिया, नए अंश और ऋण पत्र चालू वर्ष की अंतिम तिथि को जारी किए गए। अब अगर अंतिम तिथि को जारी किए गए, एक पॉइंट इसमें अगेन फिर नहीं है कि 12% डिवेंचर अंतिम तिथि को, तो 1,50,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी हम लोग यहाँ पर पेमेंट करेंगे, क्वेश्चन में बोला नहीं है भले। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कौन से, हाँ अंतिम तिथि को किए गए हैं, तो हम ओपनिंग पर इंटरेस्ट दे देंगे। कितना 1,50,000 का कितना परसेंट 12%, क्योंकि भैया जब प्रेफरेंस शेयर और सबको डिविडेंड मिल रहा है तो डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट तो जरूर देना है। तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 18,000 रुपए का इंटरेस्ट यहां से आपका ये चला जाएगा। आपके सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं मैंने। यहां पर आप देख सकते हो 3 पॉइंट से इनफ्लो हो रहा था, इक्विटी शेयर इशू हो रहे थे, सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा था, इशू ऑफ डिवेंचर, इन 3 जगह से पैसा आ रहा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से पैसा जा रहा है, और 3 पॉइंट हमारे किस चीज से रिलेटेड है, इंटरेस्ट और डिविडेंड से रिलेटेड है। साधारण अंशों पर डिविडेंड है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ये मैंने आपको चारों पॉइंट कवर कर लिए। अब आप यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको टोटल कर लीजिए और इनमें से इनको माइनस कर दीजिए। तो 1,02,20,000 रुपए यहाँ पर इनफ्लोज हो रहा है और बाकी सारे आउटफ्लोज हैं। तो 1,06,000, 30, 30, 35, 65, 65, 70, 80, 83, 103 और 83 करेंगे कितना हो जाएगा 189। भाई 220 में से 189 माइनस कर लीजिए, 111, 3 और ये कितना बचेगा, बस इतना ही 31। तो 31,000 रुपीज आपके पास क्या हो जाएगा, नेट कैश फ्लो या इनफ्लो, इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा मैं इसको ठीक से लिख देता हूं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। मे भी आपका आंसर 18,000 से अगेन डिफर कर रहा हो, क्योंकि इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें ज्यादातर ये लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जब बोला होता है तभी देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बाय डिफॉल्ट खुद से सोच के देखिए ना कि आप जिनसे लोन लिया उनको डिविडेंड नहीं, इंटरेस्ट नहीं दोगे, और जिनसे आपने शेयर्स का पैसा ले रखा है उनको डिविडेंड बांटोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले आपको इंटरेस्ट देना होता है, फिर डिविडेंड देना होता है, तो देना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे सभी क्वेश्चंस इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के। यहाँ पर आपके शिवलाल अग्रवाल के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटीज के क्वेश्चन मैंने कवर किए। एक हमारा पार्ट और आएगा जिसमें हम फुल फ्लैज क्वेश्चंस देखेंगे, इसके साथ हमारा कैश फ्लो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी ये सीरीज कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।